मान लीजिए आप बिल्कुल किसी एकांत में हैं, जंगल में हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, और आप चुपके से किसी कोई पंछी, कोई पक्षी, उसकी गर्दन आप मरोड़ देते हैं और आपने कहा कि ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट का। ये 2022 की एक जर्मन एंटी वॉर फिल्म है जिसे पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। नेटफ्लिक्स पर आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी डबिंग बढ़िया थी। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 27 मिनट की है, जो कि एक डायरेक्ट ओटीटी रिलीज फिल्म की दृष्टि से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि आजकल जो फिल्में थिएटर में भी रिलीज होती है वो भी मुश्किल से 2 घंटे की होती है। पिछले वर्ष की सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली फिल्मों में से ये एक है। 76 ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स में इसे 14 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से 7 मेजर अवार्ड्स इसने जीते हैं इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म का। और ऑस्कर्स में 95th एकेडमी अवार्ड्स में इस फिल्म को 9 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से 4 अवार्ड्स इसने जीते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का। बात के जो तीनों अवार्ड्स है, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और ओरिजिनल स्कोर के, वो तीनों अवार्ड्स से फिल्म बिल्कुल डिजर्व करती है। 1928 में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई और उसके बाद में 1929 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई एरिक मारिया रेमेरिक के द्वारा लिखी गई सेम नाम की नॉवेल पर यह फिल्म आधारित है। इससे पहले भी 2 बार इस नॉवेल को फिल्म के रूप में अडेप्ट किया गया है। 1930 में एक अमेरिकन फिल्म सेम नाम से आई थी, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, और उसके बाद में 1979 में एक टेलीविजन फिल्म भी बनाई गई थी इसी सेम नॉवेल पर। जिन्होंने वो नॉवेल लिखी थी, एरिक मारिया रेमेरिक, उन्हें जर्मनी में अनपेट्रियोटिक कहा गया था, देश विरोधी कहा गया था। और उन्हें उनकी जो साहित्य के जगत में उनकी जो सफलता है, जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर, जब भी वो बाद में स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद उन्हें वो सफलता मिल पाई। इस नॉवेल और फिल्म की कहानी वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर आधारित है और जर्मन सोल्जर्स के दृष्टिकोण से युद्ध के भीषण परिणामों को फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि इससे पहले आपने जितनी भी वर्ल्ड वॉर पर आधारित जो फिल्में देखी होंगी, सीरीज देखी होगी, या जो भी कंटेंट आपने देखा होगा, उन सब में आपने जर्मनी को बिल्कुल ही नकारात्मक, निगेटिव विलन के रूप में देखा होगा, जिसके जो सोल्जर्स है वो बिल्कुल इमोशनलेस क्रीचर्स है। ऐसा ही जर्मनी का चित्रण आपने इससे पहले देखा होगा, पर यह फिल्म कुछ अलग ही करती है। अभी हिस्टोरिकली एक्यूरेट है नहीं है वो एक अलग विषय है, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर फिल्म देखकर मुझे जो फील हुआ वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो जो जर्मन सोल्जर्स है उनके प्रति ये फिल्म सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करती है। उनके फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा को फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और केवल जर्मन सोल्जर्स ही नहीं, तो जो ऊपर के अधिकारी हैं वे भी युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सीज फायर की मांग कर रहे हैं फ्रेंच जनरल के सामने, ये भी उन्होंने दिखाया है। और जो फ्रेंच जनरल है उनको पूर्ण रूप से नकारात्मक और वे युद्ध नहीं रोक रहे हैं, काफ़ी बार मांग करने के बाद भी, काफ़ी निगोशिएशंस होने के बाद भी फ्रेंच जनरल युद्ध नहीं रोक रहे हैं, एक ऐसा चित्र उन्होंने फिल्म में प्रस्तुत किया है। अब देखिए, इस फिल्म की जो थीम है, जॉनरा है, वो एंटी वॉर है। इस कारण से फिल्म में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत जो सोल्जर्स हैं उन्हें युद्ध में जाने के बाद में आत्मग्लानि में, पश्चाताप में दिखाया है, फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से उन्हें गुजरते हुए दिखाया है। अब इसके भी 2 पहलू होते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है जो सेना में जो नए रिक्रूट्स है, जो नई भर्ती हुई है, उन्हें दिखाने से। काफ़ी युवा लड़के हैं जिन्हें जर्मन सेना में नया नया भर्ती किया गया है और वे सभी बहुत बहुत अति उत्साह से भरे हुए हैं, राष्ट्र प्रेम की, देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं और हम अब एक हीरो बनने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार की देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर वे ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं और उन्हें शुरुआत में ही जो कपड़े दिए जाते हैं, तो वे कपड़े भी जो पहले के जो सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वे ही कपड़े इन नए रिक्रूट्स को दिए जा रहे हैं। कुछ कपड़ों पर से तो जो पुराने सोल्जर्स के जो बैज है वे तक नहीं निकाले गए, ये भी शुरुआत में हमें पता चलता है। पर ये सारे के सारे जो सोल्जर्स है वे शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है देश प्रेम की भावना से। पर वहाँ से जब वे आगे बढ़ते हैं फील्ड पर, युद्ध भूमि पर, जब वेस्टर्न फ्रंट पर उन्हें जब भेजा जाता है और उसके बाद में रियलिटी से, सच्चाई से जब उनका सामना होता है और वहाँ जाने के बाद में
वो जो कुछ भी उनकी कल्पना थी हीरो बनने की, किसी एडवेंचर पर जैसे हम जा रहे हैं, वो सारे धाराशायी हो जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि भाई लगातार सामने से गोलियां बरस रही है, आग के गोले बरस रहे हैं, प्लेन से बम फेंके जा रहे हैं, आग की लपटें फेंकी जा रही है, सोल्जर्स को जिंदा जलाया जा रहा है, जहरीली गैस से उनका दम घोटकर उनको मारा जा रहा है, जो बड़े बड़े टैंक है उनके नीचे सोल्जर्स को कुचला जा रहा है। और इसके ये सब तो युद्ध की भीषणता ही, पर उसके साथ ही खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सोने की रहने की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। लगातार उनके ऊपर के जो अधिकारी है वे उनको अलग अलग ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना। और तब उनके पास में कोई इतनी सुविधाएं वगैरह भी नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए। तो ये सारी युद्ध की भीषणता जब वे वहाँ पर देखते हैं तो उनके मन में जो कुछ भी कल्पना बनी हुई थी एक सोल्जर बनने की, हीरो बनने की, जैसे कि वो किसी एडवेंचर पर जा रहे हैं हंसते गाते हुए, वो सब कुछ धाराशायी हो जाता है। और इसके बाद में फिर उनके वो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा उन्होंने दिखाया है। एक सीन में, मतलब कई सारे ऐसे बहुत ही भयावह सीन उन्होंने फिल्म में दिखाए हैं युद्ध के भीषण परिणामों को दिखाने के लिए। पर एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पर जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है जर्मन सोल्जर का, वो एक फ्रेंच सोल्जर को वार करता है हथियार से, उसके मुंह से गले से खून निकल रहा है। और उसके बाद में एकदम से वो जर्मन सोल्जर कांपने लगता है, रोने लगता है, और उस फ्रेंच सोल्जर के पास में जाकर वो माफ़ी मांगने लगता है, उसका खून रोकने का वो प्रयास करने लगता है। तो ऐसे अलग अलग घटनाओं के सीन्स के माध्यम से युद्ध के भीषण परिणामों को फिल्म में दिखाया है। और जो उन सोल्जर्स के मन में एक हीरो बनने का जो सपना था, वो सामने देखते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों हजारों सोल्जर्स के जो मृतदेह हैं, उनके जो शव हैं, वे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। उन्हें डायरेक्टली जिंदा जला दिया जा रहा है, कई जगहों पर हम देखते हैं। और कुछ सोल्जर्स, उनके मृत्यु की तक कोई डॉक्यूमेंटेशन उनका कई सारे सोल्जर्स का हुआ भी नहीं था। ये सारी बातें भी फिर फिल्म में उन्होंने दिखाई है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो विजुअल्स थे, वो बहुत बहुत बढ़िया थे। फिल्म सच में हमें 1920 के समय में लेकर के जाती है। जो सेट्स है या जो कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, हर एक बात फिल्म देखते हुए हमें बिल्कुल रियल लगती है। काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ में, प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फिल्म को बनाया गया है। और जैसे कि मैंने कहा, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ये तीनों के तीनों अवार्ड से फिल्म बिल्कुल डिजर्व करती है। अब बात करते हैं फिल्म के थीम की, जो एक एंटायर वॉर फिल्म की जो थीम है। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत सोल्जर्स जब देश की सेवा करने के लिए युद्ध भूमि पर जाते हैं, उसके बाद में वे आत्मग्लानि और पश्चाताप की भावना से भर जाते हैं। फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से वे गुजरते हैं। ये कुल मिलाकर फिल्म की बेसिक थीम है। अब देखिए, मैंने कई बार आपको कहा है कि हमारे देश के जो कई सारे लिबरल और वोक फिल्म मेकर्स हैं, वे पश्चिम का इतिहास पढ़कर उन्हीं बातों को सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा भारत में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा, अभी पिछले हाल ही के लगभग 7-8 वर्षों में पिछले कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें यही सिमिलर थीम आपको देखने को मिलेगी, जहां पर हमारे जो जवान हैं, सैनिक हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हमारे जो जवान हैं, वे देश की सेवा करके आत्मग्लानि की भावना से भरे हुए हैं, पश्चाताप में है भारत की सेवा करके, घिन आ रही है उन्हें देश की सेवा करके। या आपने देखा होगा, जैसे कि राजी फिल्म का हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। एक भारतीय जासूस जब वे देश की सेवा करने के लिए पाकिस्तान में जाती है और उसके बाद में देश की सेवा करके, भारत की सेवा करके वे आत्मग्लानि और पश्चाताप की भावना से भर जाती है। और जब वे वापस आती है तो वापस आने के बाद में रॉ के जो एक अधिकारी है, उनसे वे फूट फूट कर रोकर कहती है कि ले चलो मुझे वापस, नहीं रहना मुझे, तुम यहाँ पर तुम लोगों जैसा मुझे नहीं बनना है, मतलब रॉ के ऑफिसर जैसा मुझे नहीं बनना है। ऐसा फूट फूट कर वो रो रही है। देश की सेवा करके वो बिल्कुल गिल्ट में है, आत्मग्लानि में है, पश्चाताप में है, घिन आ रही है देश की सेवा करके। इस प्रकार से वो एंडिंग आपने राजी फिल्म में देखा होगा। हालांकि जिस पुस्तक पर, कॉलिंग सेमत जिस पुस्तक पर वो ये फिल्म आधारित है, उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंडिंग में जो भारतीय जासूस है, वे भारत में वापस आने के बाद में तिरंगे को सैल्यूट कर रही है। देश प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत है,
पर बॉलीवुड ने अपना प्रोपेगेंडा ज़बरदस्ती वहाँ पर डाला। और ऐसे पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी सारी वेब सीरीज़ वगैरह उसमें ये सिमिलर थीम आपने देखी होगी, जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वे आत्मग्लानि में हैं, कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? या फिर आपने ये भी थीम कई फ़िल्मों में देखी होगी, सीरीज़ में भी देखी होगी, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स को फेक एनकाउंटर करते हुए दिखाया है, या फिर किसी ऑपरेशन, किसी मिशन पर जब वे जा रहे हैं, तब ना चाहते हुए भी या ऊपर से जो ऑर्डर्स आ जाते हैं, उस कारण से उन्हें किसी को मारना पड़ता है और उसके बाद में वे आत्मग्लानि में हैं, पश्चाताप में हैं, शराब में डूबे हुए हैं, ट्रॉमा में हैं। कई सारा कंटेंट आपने पिछले 5-6 वर्षों में देखा होगा, और ये सारा जो ये माइंडसेट है ना, ये वेस्टर्न कंटेंट से ही उनमें आ रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हॉलीवुड वाले ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कई बार आपने कुछ बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को ये कहते भी सुना होगा कि भाई भारत की जो वॉर फिल्म्स है वो कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवादी होती है, या फिर जब कोई राष्ट्रवादी फिल्म रिलीज होती है तो तुरंत ये इकोसिस्टम लेफ्ट का कहने लग जाता है कि भाई ये तो हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है, ये तो जिंगोइज्म है, इसमें तो चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म है। तो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कंटेंट इस लेफ्ट के इकोसिस्टम को वो हजम नहीं होता, वो देख नहीं पाते हैं, तुरंत उसका वो विरोध शुरू कर देते हैं। मतलब इतने ज़्यादा ये वेस्टर्न हो चुके हैं कि अपने ही देश के इतिहास को भूल रहे हैं, या बिल्कुल उसी वेस्ट के माइंडसेट से वे भारत को जज कर रहे हैं। अब इस फिल्म के एंटी वॉर थीम की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सैनिक होता है, वो चाहे किसी भी देश का हो, जो सैनिक होता है वो जब युद्ध भूमि पर जाता है तो उसके सामने अगर कोई उच्च उद्देश्य ना हो, सही उद्देश्य ना हो, कोई मोटिवेशन ना हो अंदर से, तो बिल्कुल वो पश्चाताप की भावना से भर जाएगा, आत्मग्लानि की भावना से भर जाएगा, क्योंकि कोई सही उद्देश्य उसके सामने नहीं था। और फिर युद्ध की जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, वो उसको अंदर से तोड़ देंगी। पर अगर उसके सामने एक सही उद्देश्य है, मोटिवेशन है, तो वो जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, वो उसे बल देगी और अपने देश की सेवा करके वो आत्मसंतोष से वो भर जाएगा। अपनी मातृभूमि की सेवा करके वो गदगद हो जाएगा। वहां पर आने वाली जो कठिनाइयां है, परिश्रम है, वो उसको पीड़ा नहीं देंगे, वो उसे और ज्यादा बल देंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, और ये कोई केवल युद्ध भूमि की बात है, ऐसी बात नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति वो जिस भी फील्ड में है, अगर उसका उद्देश्य क्लियर है, सही है, अंदर से अगर वो अपने आप को वो जानता है कि मेरा उद्देश्य सही है, तो बाहर से चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो उसको विचलित नहीं कर पाएंगे। वो अडिग रहेगा अपने उद्देश्य पर, क्योंकि वो जानता है कि वो सही है अंदर से। पर अगर आप अंदर से कमजोर हो, या आपके सामने कोई सही उद्देश्य नहीं है, या आप अगर अंदर से या आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत का साथ आप दे रहे हैं, तो आप बाहर से कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए अच्छी अच्छी, पर वो गलत उद्देश्य, गलत का साथ आपको अंदर से कमजोर करेगा, आत्मग्लानि की भावना से भर देगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। जैसे कि उदाहरण के लिए आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। आज विश्व में सबसे ज़्यादा ड्रग्स के शिकार होना, या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में है? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। क्योंकि जब आप अंदर से आप जो कर रहे हैं उससे अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वो काम आपको अंदर से बल नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, वो आपको और अंदर से कमज़ोर करते जाएगा। भले ही आप बाहर से कितने ही प्रोग्रेसिव और लिबरल और मॉडर्न थॉट्स वाले क्यों ना बन जाओ, पर अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको अंदर से संतोष नहीं मिल रहा, तो बाहर से बड़ी बड़ी बातें करके, बाहर से अपना बहुत तामझाम वाला ग्लैमराइज जीवन दिखाकर वो आपको अंदर से खुशी नहीं देगा, वो अंदर से आपको कमज़ोर करेगा, तोड़ देगा। और कई बार बस थोड़े से पैसों के लिए या कुछ थोड़े से फेम के लिए कई लोग कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम कर लेते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट में भी काम कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातों का भी साथ दे देते हैं जो सही नहीं होता, गलत होता है। वो जानते हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ, जिसमें कर रहा हूँ, वो गलत है, पर पैसों के लिए, फेम के लिए, या किसी दबाव में, किसी भी कारण से वो जब हम करते हैं तो वो बात हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, हमेशा एक बात बताते थे कि जब वे अपनी तपस्या के समय में थे, उस समय जंगल में एकांत में रहते थे, गुफा में, और गुरुदेव कहते थे कि उस समय तो कोई उन्हें देखने वाला नहीं था।
वे जो चाहे वो कर सकते थे, उस गुफा में आराम से सो सकते थे, जो मन में आए खा सकते थे, जो मन में आए वो कर सकते थे, मज़े से रह सकते थे। पर अगर वो उस समय करते तो वो अंदर से आज जो उनके अंदर आत्मबल है वो कभी नहीं आ पाता। जो तपस्या का बल है वो कभी नहीं आ पाता। उनकी वाणी में जो बल है वो कभी नहीं आ पाता। वहां पर उन्होंने संयम से वो तपस्या की, इसी कारण से अंदर से वो बल जगा है। हम सही करते हैं तो वो सही काम हमें बल देता है। जैसे कि एक और उदाहरण अगर मैं दूं, सत्संग में ही मैंने सुना हुआ है। मान लीजिए आप बिल्कुल किसी एकांत में हैं, जंगल में हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, और आप चुपके से कोई पंछी, कोई पक्षी, उसकी गर्दन आप मरोड़ देते हैं, आप उसको मार देते हैं और उसको फेंक दिया आपने। और आपने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत प्रोग्रेसिव हूं, मॉडर्न हूं, इससे क्या हो जाता है, मैंने मार दिया। हा 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 हा, राक्षसी अट्ठास कर लिया कि नहीं नहीं, ये लोग बोलते हैं ना कि गलत काम करने से अंदर से पश्चाताप होता है। नहीं, कि क्या होता है, ये मोरल्स या आदर्श, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता। और ये ऐसा वो पक्षी की गर्दन मरोड़ कर वो मान लीजिए अब आगे जीवन में बढ़ जाता है, पर वो बात उसको अंदर से कमजोर करेगी, अंदर से खाएगी। आज नहीं तो कुछ समय के बाद कुछ वो आप धीरे 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 हम अंदर से कमजोर होते जाते हैं, भले ही आपने कितनी ही एकांत में कोई गलत काम क्यों ना किया हो। पक्षी की गर्दन मरोड़ना तो एक उदाहरण दिया मैंने, आप इसका भावार्थ समझिए। और इसी के अगेंस्ट मान लीजिए बिल्कुल आप रात को अंधेरे में जा रहे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा वहां पर आपने देखा कि रास्ते पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो ठिठुर रहा है ठंड से, और आपने अपने शरीर पर जो ऊपर जैकेट है या कोई शॉल है या कोई स्वेटर है या कोई कपड़ा है वो आपने उसको दे दिया, उसकी सेवा आपने कर ली। भले ही वहां पर आपको कोई नहीं देख रहा, कोई मीडिया नहीं है, कोई नहीं है, पर आपकी वो सेवा आपको बल देती है। आप देख लीजिए, कई बार हम किसी की मदद कर देते हैं ना, अंदर से वो बल मिलता है, खुशी आती है। कई दिनों तक वो खुशी हमें अंदर से इतना आनंदित करती है कि फिर वो सारी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ जाए, कोई हमें कुछ बुरा भला भी कह दे ना, फिर वो बातें असर नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंदर से सही है। तो सही काम, आप यही पाप और पुण्य यही है। पाप और पुण्य ये नहीं कि कोई ऊपर बैठकर कोई आपका कुछ लिख रहा है चित्रगुप्त। हमारे कर्म वो हमें बल देते हैं या कमजोर करते हैं। तो यहां पर भी जो वेस्ट का इतिहास अगर आप देखेंगे ज्यादातर देशों का, तो उनकी फिल्मों में ये बार बार देखने को मिलता है कि जो सोल्जर्स हैं वे अपने ही देश की सेवा करके, या जिस भी ऑपरेशन पर, मिशन पर उनको भेजा जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में भेजा जा रहा हो, वियतनाम में भेजा जा रहा हो, सीरिया में भेजा जा रहा हो, या वर्ल्ड वॉर के समय की जो आधारित कंटेंट है, तो उन सोल्जर्स को बाद में एक मेंटल और फिजिकल ट्रोमा में उनको दिखाया जाता है, आत्मग्लानि और पश्चाताप की भावना से भरे हुए उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि उनका इतिहास वैसा है। भारत का इतिहास ऐसा नहीं है। हमने हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को हमने कन्वर्ट नहीं किया, कभी किसी की जमीन हमने नहीं हड़पी। अपनी मातृभूमि की सेवा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, पर किए आक्रमणों से आताताई और आतंकियों के विरुद्ध लड़ना, वो बात अलग है। और इस कारण से आप भारत में वो वेस्ट का फॉर्मूला ऐड नहीं कर सकते, वैसे नहीं दिखा सकते। आप उरी जैसी फिल्में ये नहीं दिखा सकते कि हमारे जो सोल्जर्स है वे बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी या जो भी वो कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या जो भी वो परेशानी में है, ट्रोमा में है, या भारत में वो अप्लाई नहीं कर सकते आप, पर जबरदस्ती करना है हमारे फिल्म मेकर्स को। इसी कारण से चलो हम बाहर का कुछ कंटेंट देखते भी है तो वहां पर भी हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। पर ब्रेन वॉश इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका है कि कई सारे समझदार लोग भी आज कहते हैं कि भाई देश, विश्व का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो राष्ट्रवाद ने किया है, नेशनलिज्म ने किया है। क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी को टूल बनाकर एक ऐसा इतिहास वामपंथियों ने लिखा है पिछले कुछ दशकों में, और वही इतिहास विश्व भर के पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा कर एक ऐसी जनरेशन, उन्होंने 2-3 जनरेशन पिछली, उनका एक ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि वे राष्ट्रवाद मतलब कोई बहुत घिनौनी चीज हो ऐसा अंदर से समझते हैं। हालांकि आज ना मुसोलिनी ना नाजी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, पर जिन कम्युनिस्टों ने उनसे कई कई गुना ज्यादा 200 मिलियन लोगों की हत्या की वो आज भी है वो कम्युनिस्ट, और आज भी वही कर रहे हैं। पर उसी कम्युनिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि लिखा तो इतिहास उन्हीं वामपंथियों ने ही है। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद को
बिल्कुल नेगेटिव, नकारात्मक, कोई घिनौनी चीज़ हो जैसे राष्ट्रवाद की बात करना, ये एक माइंडसेट डाल दिया है। अभी कल ही मैंने एक रिव्यू किया था। उसमें मैंने यही कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म इन्होंने कैसे विश्व भर का नुकसान किया है, इसकी मैंने चर्चा की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए कि भाई नहीं, कम्युनिस्टों ने नुकसान नहीं किया विश्व का, सबसे ज़्यादा नुकसान तो नेशनलिज़्म ने किया है। यही वेस्ट का इतिहास पढ़कर ये माइंडसेट बना है ना। तो दोस्तों ये था मेरा कुल मिलाकर अनुभव ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट देखने का। फिल्म देखने के बाद जो भी विचार मेरे मन में आए वो सब मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। टेक्निकली फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है। थीम की बात करें तो वो उनके इतिहास की दृष्टि से वो सारी बातें उन्होंने दिखाई है। पर मैं यही कहूँगा कि एक भारतीय के रूप में जब आप कोई बाहर का कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वेस्ट की जो बातें हैं वो सेम बातें, वो फॉर्मूला हम भारत में लागू नहीं कर सकते। बाकी ये जो कुछ भी मैंने आपको बातें बताई इस पर मैं आपके विचार अवश्य जानना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो भी बातें मैंने आपको बताई। मैं ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी नहीं है, पर ढेर सारा वायलेंस है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बाकी दोस्तों आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।